आप सभी का सर्विस क्लासेस चैनल पर काफ़ी शुभकामनाएं, बधाइयाँ और स्वागत। मैंने पिछले वीडियो में ब्लड रिलेशन से जुड़े कुछ प्रश्न लिए थे और ब्लड रिलेशन को मेनली दो फॉर्म में व्यक्त किया था, जिसमें एक सिंपल फॉर्म और दूसरा कोडेड फॉर्म। सिंपल फॉर्म के तहत हमने 2 सेक्शन लिया, विदाउट ग्राफिंग और विद ग्राफिंग। एक्चुअली हमें विद ग्राफिंग या विदाउट ग्राफिंग पे और सारे कई प्रश्न लेने चाहिए, लेकिन समय अभाव के कारण, चूँकि मेरा अभी टारगेट बिहार में दरोगा मेंस की जो एग्ज़ाम 24 अप्रैल संभावित है, उसको देखते हुए कर रहे हैं। मेनली अभी कंसेप्ट हम दे रहे हैं, उस नियम को अप्लाई करने के लिए 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। आने वाले दिनों में जब एनटीपीसी के एग्ज़ाम, जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि उसे रिजल्ट और निकाले जाएंगे और फिर उसके ग्रुप डी भी एग्ज़ाम होगी, तो उन सब पे फोकस करेंगे। और ये भी पूरी संभावना है कि आने वाले दिनों में हम चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर करके डिस्कस करेंगे। शुरू से लेंगे रीजनिंग और मैथ्स के दोनों सब्जेक्ट को, हर चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, पूरी तरह डिस्कस करेंगे। तो खैर वो तो लंबी प्रक्रिया है, और जैसा कि हमें यूट्यूब से भी परमिशन मिलने जा रहा है कि आप लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो उस व्यवस्था के तहत भी बहुत ही जल्द हो सकता है कि मार्च के लास्ट में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में आप सभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, मेरे लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगने जा रहा है, फ्री क्लासेस होगा। बाद में फिर देखा जाएगा जैसा हो, लेकिन अभी जितने भी सब्सक्राइबर्स जुड़ेंगे मेरे चैनल से, मेरे व्यूअर्स होंगे, मेरे वीडियो को देखेंगे, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर लें। चलिए, ब्लड रिलेशन का सेकेंड फॉर्म जो है कोडेड फॉर्म, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कोडेड फॉर्म में एक्चुअली क्या होता है कि यदि 2 व्यक्ति है, मान लीजिए ए और बी है, उनके संबंधों को किसी साइन के द्वारा, प्लस माइनस गुना डेल्टा बीटा वगैरह किसी चिन्ह के द्वारा डिनोट कर दिया जाता है। तो इसमें आपको मेनली 3 पॉइंट्स को फॉलो करना है। यदि आप इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपका वो क्वेश्चन बनाना बड़ी आसान है भी चैप्टर, वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बस जो थीम हम दे रहे हैं उस पर केयर कीजिए। जैसे पहला पॉइंट्स है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, बेहतर होगा। फिर से हम बोल रहे हैं, ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं चैनल से, उनके लिए है। कोई मजाकिया चैनल नहीं है जिसके लिए आप जो सोचेंगे कि नहीं चलते फिरते चलो नौकरी देने चले जाए, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप मेरे वीडियो को भी देखें, और यदि जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं बोर्ड पे सब लिखना संभव नहीं है, तो आप उसको मेंटेन कर लीजिए, मेरी स्पीच को, मेरी बातों को, मेरी थॉट को। चलिए, इसमें पहला पॉइंट्स ये देखना है कि यदि 2 व्यक्ति का रिलेशन दिया हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों का संबंध कन्फर्म हो जाए। हाँ ठीक है, पति पत्नी का संबंध हो सकता है। यदि मान लीजिए ए बी का पति है तो निश्चित रूप से बी उसके पत्नी हो जाएंगे। लेकिन यदि ए बी का पिता है तो पिता कहने वाले केवल पुत्र ही होते हैं, ऐसा नहीं ना है, पुत्री भी हो सकती है। तो जहाँ निश्चित हो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ यदि निश्चित नहीं है और उसको भी निश्चित करना हो आस्किंग क्वेश्चन के अनुसार, तो फिर क्या करेंगे आप? तो उस व्यक्ति का देखना होगा कि जेंडर कौन सा है। यदि पुत्र डिफाइन करना है तो पुत्र के लिए वो किसी का भाई भी हो सकता है, पति भी हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का चाचा हो सकता है, वगैरह वगैरह। माने उनके जो जेंडर हैं, उनके जो लिंग हैं, उनके अनुसार से आपको डिफाइन करना होगा। सेम कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी संभावनाएं हो सकते हैं, तो उसके तहत आपको डिफाइन करना होगा। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट्स,
पहले पॉइंट्स पे एक छोटा सा डिस्कस करते हैं क्वेश्चन लेके कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो देखिए यहाँ फॉलो कीजिए, ए तो बेस हो गया, ये तो पिता के रूप में हो गया, लेकिन बी पिता करने वाले पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकती है। तो बी तो स्पष्ट नहीं हुआ ना, स्पष्ट कौन हो गए, ए हो गए। तो ये देखना पहले कि जो स्पष्ट टर्म है वो लेफ्ट की ओर लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है या बाद की ओर लिखा है, ये ध्यान दीजिएगा। यदि आपको कंफ्यूज हो जाए, जैसे दे दिया जाए कि बी ए का पिता है, तो बी को स्पष्ट कीजिएगा, ये पुत्र या पुत्री के रूप में हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में पिता तो कंफर्म हो गया, ये तो निश्चित हो गया, लेकिन यह कंफर्म नहीं है, नॉट कंफर्म। तो जो कंफर्म है उसको बेस मानिए, उसको कंफर्म जगह जाना आसान होता है अनकंफर्म से। अनकंफर्म की ओर जाना थोड़ा टफ हो जाता है, दिक्कत होती है, कहीं की जगह पूछना पड़े। जैसे आप मान लीजिए कि एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, अपने घर से गए तो एग्जामिनेशन सेंटर नहीं मालूम हो तो कई जगह पूछना पड़ सकता है। ऐसा नहीं कि नहीं पहुंच सकते, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन आप एग्जामिनेशन दे के लौटें अपने घर की ओर तो वो कंफर्म जगह लौटना आसान हो जाता है। तो यह ध्यान देना है कि यदि हम प्लेसमेंट करेंगे टर्म को तो बेहतर होगा अनकन्फर्म से कन्फर्म की ओर प्लेसमेंट करना बेहतर होता है। चलिए सपोज कीजिए यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में ही दे दिया जाए, मान लीजिए कि ए प्लस बी का तो आपने दे दिया अर्थ है, और इसी तरह क्वेश्चन इसी पे आस्किंग हो जाए तो किस प्रकार, मान लीजिए दे दिया जाए तो किस प्रकार एम एन का पुत्र होगा। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म है एम और एन। तो आप जो स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें तो एम पुत्र कंफर्म तो अभी नहीं हो पा रहा है। चलिए इसके लिए कई सारे ऑप्शन यदि हम दे देते हैं, मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिए एम प्लस एन, सेकेंड ऑप्शन दे दिए एन प्लस एम, थर्ड ऑप्शन दे दें एन प्लस एम प्लस आर। सपोज कि तीन ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ाना है तो इसी ऑप्शन पे हम डिस्कस कर लेंगे। यदि हम पहले ऑप्शन को देखते हैं तो m प्लस एन से क्या मिलेगा हमें, m पिता हो जाएगा, m पिता हो जाएगा और n उनका पुत्र या पुत्री। हमें करना क्या था, m को पुत्र बनाना था, ये तो उल्टा हो गया। यहाँ तो m को पुत्र बनाना था, m पिता बन गए, तो निश्चित रूप से गलत हो गया। देखिए मेरे ग्राफिंग को भी फॉलो कीजिएगा, एरो से जो साइन दे रहे हैं, हमने अभी जस्ट बोला अनकन्फर्म से कन्फर्म क्यों जाएंगे तो बेहतर होता है। सेकेंड ऑप्शन लेते हैं, बी ऑप्शन पे। देखिए m के लिए n तो पिता हो गए, लेकिन m उनका पुत्र है या पुत्री, यह स्पष्ट तो नहीं हुआ ना। आपको तो स्पष्ट करना है कि m इनका पुत्र है। तो देखिए अभी जैसे कि हमने आपको बोला, यदि वैसा स्पष्ट नहीं होता, स्पष्ट करने के लिए सेम जेंडर से आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा के किसी नेक्स्ट टर्म के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी देखते हैं। यदि आपने आर के पिता मान गए एम को और एम के पिता हो गए एन, देखिए आर के जगह पे कोई भी टर्म ले सकते हैं, लेकिन एम और एन का जो प्लेसमेंट है ना, वो चूंकि आपने उसी पे पूछा है तो उसको अपने सही जगह पे रखना है। बाकी आर के जगह पे आप एन और एम के अलावा कोई भी टर्म ले सकते हैं। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं क्लास के तहत कि सर आर ही क्यों रखें आपने, तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आर के बजाय आप इन दोनों नाम के अलावा कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर एम के लिए एन तो पिता हो गए, तो एम क्या होगा, पुत्र या पुत्री, लेकिन वो खुद किसी के पिता हैं, आर के पिता हैं एम, तब तो स्पष्ट हो गया ना, इससे तो स्पष्ट हो गया कि पुत्र ही होगा, किसके लिए, एन के लिए, जो आस्किंग है आपका। तो इस प्रकार से आप क्लियरफाई कीजिएगा, ये नहीं कि आप ऑप्शन नंबर बी को मान के चले आइएगा, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी कुछ स्टूडेंट बोलते भी हैं, पूछते भी हैं, सर एक्चुअली क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि एम एन का पुत्र होगा, तो पुत्र ही हुआ। तो जब थोड़ा सा लगता है कि पुत्र तो दिया हुआ है, तो इसका मतलब उसको प्रूफ करना है ना, कि दे दिया तो मानिए कि वही जो स्टेटमेंट है उसी को आप प्रूफ कर लिए, स्टेटमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा, कर लिए नहीं ना, उसके कह देने से नहीं हो जाएगा ना, तो उसको आपको डिफाइन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सेम जेंडर के रूप में आप एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज द पॉइंट। प्लीज अगेन फॉलो द फर्स्ट पॉइंट। यदि किसी टर्म का जेंडर स्पष्ट नहीं है और उसे स्पष्ट करना एज आस्किंग क्वेश्चन, देन यू विल हैव टू प्रोसीड एक्सपैंड बाय द अदर टर्म इन द सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी में, सेम लिंग में, सेम जेंडर में स्पष्ट करना होगा, सेम जेंडर से स्पष्ट करना होगा किसी अन्य टर्म के द्वारा। एक्सपेंड कर दीजिए उसी कैटेगरी में। जैसे पुत्र है तो पुत्र होने के लिए एक पिता ही होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में केवल एक ही टर्म लिया है, पिता का टर्म लिया है, और भी स्टेटमेंट रहेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो हमें एक्चुअली सीखने का मौका ज़्यादा स्टेटमेंट्स में नहीं मिलती है, सीखने का मौका हमें छोटे छोटे स्टेटमेंट से मिलना चाहिए। कम स्टेटमेंट से आप ज़्यादा ड्राइव कर सकें, वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। चलते हैं सेकेंड पॉइंट्स पे। देखिए, जो भी स्टेटमेंट में रिलेशंस दिए गए हैं, संबंध दिए गए हैं, तो उसको माध्यम मानना है। हमने पिछले वीडियोज में भी विदाउट ग्राफिंग पे भी डिस्कस किया था कि माध्यम मान के आप आस्किंग दो रिलेशंस को डिफाइन कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। तो इसमें कोडेड फॉर्म में भी वही बात है। यदि आपके पास स्टेटमेंट दिया हुआ है कई सारे, तो हम उसी स्टेटमेंट के आधार पर, उसी रिलेशन के आधार पर पूछे गए प्रश्न को डिफाइन कर सकते हैं। अपने मन से नहीं कोई ऐड कर लीजिएगा। जैसे मान लिया कि आपको लगे कि प्लस का मतलब पिता दिया हुआ है, तो चलो माइनस का मतलब माँ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है इसमें। हमने कई क्लास में बोला है, कई वीडियो में बोला है कि मैथ और रीजनिंग में फ़र्क होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी को मामा के रूप में व्यक्त करना है, तो मामा कहने के लिए तो कई सारे माध्यम हो सकते हैं। माँ के भाई भी हो सकते हैं, पिता के साला हो सकते हैं, नाना नानी के पुत्र हो सकते हैं, कई सारे रास्ते हैं ना, कई सारे माध्यम हैं। तो हम उन्हीं माध्यम को सिलेक्ट करेंगे जो स्टेटमेंट में दिए हैं, अपने मन से कोई माध्यम नहीं सिलेक्ट कर देंगे। चलिए, मामा शब्द याद आया तो इस पर थोड़ी सी हमारे समाज में, हमारे राज्य में या देश में भी कह लीजिए, इस मामा शब्द को बहुत प्यारा शब्द भी मानते हैं, और कुछ वैसे पद के लोग हैं, सरकारी पद के ही लोग मान के चलिए, कि इस मामा शब्द या मामू शब्द से नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें कही जाए तो। पता नहीं क्यों, नहीं जानते हैं, हमने सुना है तो ऐसे हम आपको व्यक्त करें, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग भी ऐसा सुने होंगे। वे सभी पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे पद पे होते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए काफ़ी कर्तव्यनिष्ठ होकर सेवा करते हैं, फिर भी क्यों गुस्सा जाते हैं उन्हें मामा कहने पर, नहीं पता। शायद हो सकती है उन्हें गलतफहमियाँ होती हों कि हमें मामा इसलिए कह रहा है कि अपने पापा का साला समझ रहा है, शायद इसके लिए वो गुस्सा जाते हों, मैं भी। लेकिन यदि उन्हें ये मालूम हो जाए कि नहीं, हम गलत समझ रहे हैं,
ठीक है, वो भी एक रिलेशन है ही, बेशक मामा के साला को ही मामा पिता के साला को ही मामा कह सकते हैं, लेकिन क्या माँ के भाई को साला नहीं कह सकते? सॉरी, माँ के भाई को साला कह, माँ के भाई को मामा नहीं कह सकते, सॉरी, माँ के भाई को भी तो मामा कह सकते हैं। तो यदि ये लफ्ज अच्छा लगे तो इसी को मान लीजिए, इसी रूप में लोग बोल रहा होगा आपको। माँ का भाई बहुत प्यारा सा लफ्ज लगेगा, तो जो आप बुरा नहीं मानेंगे यदि उस पद के, हम किसी पद का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये सोसाइटी में पूरी तरह से फेमस है, इसलिए बोल दे रहे हैं। तो यदि मेरे इस वीडियोस को देख रहे होंगे आप लोगों में से, और सच्चाई भी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में, इस पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, तो काइंडली आप इस सोच को थोड़ा सा पॉजिटिव ही मान के चलिए, बेहतर होगा, अच्छा लगेगा और अच्छा है भी सब। चलिए, उन बातों पे हम इसलिए आ गए क्योंकि हम जो सेकेंड पॉइंट्स बता रहे हैं उस पर हम डिस्कस कर रहे थे। तो यदि मामा कहना हो तो कई सारे माध्यम हो सकते हैं, तो माध्यम अपने स्तर से नहीं ले आएंगे, जो स्टेटमेंट में रहेगा उसी को ही फॉलो करेंगे, यानी जो भी स्टेटमेंट में रिलेशन दिया हुआ है उसको ही माध्यम मान के आपको अरेंज करना है। तो जैसे फिर से हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप चाचा कहना चाह रहे हैं, तो भाई किसके होते हैं? पिता के। पापा के भाई भी हो गए, माँ के देवर भी हो गए, दादा के पुत्र भी हो गए। तो दादा के पुत्र के रूप में तो पिता भी हो गए, लेकिन पिता का जो नाम इंडिकेट करेंगे वो चाचा का नाम नहीं होगा, तो अलग अलग नाम हो जाएंगे। पिता के पिता दैट इज दादा, दादा का पुत्र, तो वो जो नाम देंगे, अलग नाम देंगे तो चाचा कहला जाएंगे। तो इस तरह से आपको अरेंज करना है। चलिए इस पॉइंट्स पे एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। इससे यदि, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 या पॉइंट नंबर 2, ए प्लस बी का अर्थ है या अभिप्राय है ए बी की माँ है ए प्लस बी का अर्थ है, देखिए हम शब्द जानबूझ के मिक्स कर रहे हैं, कहीं अभिप्राय लिख दिए, कहीं अर्थ लिख दिए, कहीं तात्पर्य लिख देंगे, क्योंकि हमें पढ़ा रहे हैं ना, समझा रहे हैं। कभी कभी स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अर्थ था, उसको सम लिखाए थे, अभिप्राय दे दिए, कहीं तात्पर्य लिख दिए, सब एक ही चीज़ है, डिनोटेड बाई, ठीक है ना, कोडेड बाई, सब एक ही थीम है, इम्प्लाइज बाई, कई सारे नाम से आप व्यक्त कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है आर का साला होगा, तो साला के लिए पहले बेस को चेक कीजिए, बेस को पकड़िए, माध्यम को पकड़िए। साला आप कहते किसको है? आप ऐसा नहीं कि आप लोग कोई सोचोगे साला मेरा ही तो कहते किसको है, अरे क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। तो साला कहते किसको है? पहला तो बेस हो जाएगा पत्नी, पत्नी के भाई को साला कहते हैं। इस क्वेश्चन स्टेटमेंट में केवल 2 टर्म दिया हुआ है, माँ और पुत्र। देखिए माँ और पुत्र, इस शब्द से, इस रिलेशन से
इन दोनों रिलेशन से ही आपको डिफाइन करना है साला कहते हैं किसको है। तो आप इसमें ये सोचिए कि पहले तो पत्नी तक पहुंच जाए, तब पत्नी के भाई भाई भी नहीं है, चलते हैं पहले पत्नी तक तो पहुंचे। तो पुत्र की माँ को क्या पत्नी नहीं कहते हैं? पुत्र की माँ, दैट मीन्स पत्नी। अब पत्नी की फिर माँ कर दीजिए तो सास, और उनका पुत्र, सास का पुत्र साला हो गया कि नहीं हो गया। तो ये जो रिलेशंस आस्किंग है इस पे आपको केयर करना है, और जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दिए गए अपने मन से कहीं लेना है, कतई नहीं लेना है। इन्हीं दो स्टेटमेंट जो दे रखे हैं हमने, इन्हीं दो स्टेटमेंट माँ और पुत्र के संबंध से आपको साला तक डिफाइन करना है। तो साला के लिए क्या डिफिनेशन यहाँ पे फॉर्म हो गया इन दो संबंधों से, यानी साला बराबर पुत्र की माँ यानी पत्नी, यानी पत्नी। अब उनकी फिर मान लीजिए की माँ यानी सास, का पुत्र, साला हो गया ना। देखिए हमने किस किस टर्म का यूज किया, पुत्र, माँ, माँ या पुत्र का यूज किया। मेरे पास तो यही दो टर्म दिए गए थे, माँ और पुत्र। तो मेनली आपको इन माध्यम से अरेंज करना है। अब कह दीजिए कोई स्टूडेंट कहीं कि साला का ये डिफिनेशन हो गया और किसी का डिफिनेशन सा लिखा दीजिए, और साला का और भी कोई डिफिनेशन हो सकता है। तो डिफिनेशन तो माध्यम तो अभी जस्ट हमने बात की, माध्यम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपने स्तर से माध्यम नहीं सेलेक्ट कर लेना है, बल्कि जो स्टेटमेंट में दिए हैं उसी माध्यम को मानना है। तो इस क्वेश्चन के लिए साला का माध्यम बन गया पुत्र की माँ यानी पत्नी, पत्नी की माँ यानी सास, सास का पुत्र यानी साला। तो आपको मेनली इस पे कंसंट्रेट करना है। अब यदि कोई ये सोचे कि इस रिलेशन को ही हम नहीं जानते हैं, केवल अपने लिमिट तक हैं, अपने केवल मदर फादर पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, बस उन्हीं को जानते हैं, बाकी रिलेशन कौन क्या होते हैं हमको नहीं पता है, तो फिर जॉब तो करना है ना। जॉब करेंगे तो आपको, जॉब के लिए सोच रहे होंगे तो ये सब तो आपको सोचना पड़ेगा। यही तो एक बंधन है हमारे समाज में, हमारे देश के लिए, कि इस चैप्टर को लेके चला जाता है, चलते हैं, ताकि लोग एक दूसरे से लिंक बने रहें। इस तरह से एडवांस नहीं हो जाना है कि बस किसी और संबंधों से मतलब नहीं हो, ऐसा मेरा देश नहीं है। देश के हर एक नागरिक एक दूसरे से बंधे हों, इसके लिए बहुत सारे हमारे देश में परंपराएं हैं, भारतीय सभ्यता है, धार्मिक विचार है, भावना है, एक दूसरे के धर्म से भी हम लोग मिले होते हैं। इस तरह से हमारे देश में भावना है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र तत्व कहा गया हमारे देश को। इन बातों पे हमें एक छोटी सी याद आ गई, छोटी सी बात। एक दिन मेरे घर पे मेरा एक भतीजा जो थोड़ा दूर से रिलेशन में था, वो अपने पुत्र के साथ आया, अपने बेटा के साथ आया, और थोड़ी देर हमसे बात किया। उसके बाद से वो कहीं मार्केट के लिए निकल गया, उसका बेटा मेरे पास रह गया वहीं पे, और हमको पता नहीं कहाँ निकल गया। तो हमने पूछा उससे, ये बेटा आप, ये बाबू आपके पापा कहाँ गए? तो बड़ी हंसी आएगी आपको सुन के, क्या ज़माना हो गया है। तो उसने कहा, जबकि वो एकदम छोटा बच्चा भी नहीं था, हमको लगता है कि 8वां 9वां क्लास का लड़का था। तो कहता है कि दादाजी पापा तो गांव में रहते हैं। गांव में रहते हैं? अरे अभी तुम पापा के साथ आए हो ना? कहते नहीं पापा नहीं ना, ये तो डैडी ना है, तो डैडी के साथ हम आए, पापा कहाँ है? पापा तो गांव में रहते हैं। हम क्या कहें, बड़ी ताज्जुब लगा कि क्या इतना एडवांस ज़माना हो गया। ठीक है, पापा अपने चाचा को भी कहो, अच्छी बात है, लेकिन जो पापा है वो तो पापा ही रहेंगे ना। अब पापा कह दो, डैडी कह दो, डैडा कह दो, चाहे जो कहना है कह दो, आज के डेट में तो कहना बेकार है।
कल क्या कहा जाएगा ये भी बड़ा मुश्किल है। चलिए उन बातों को, लेकिन ऐसा नहीं कि पापा किसी और को ही कहें और डैडी, पापा को ही डैडी कह दीजिए, क्या दिक्कत है, डैडा कह दीजिए, कल क्या बोलिएगा पता नहीं। चलिए एनीवे, उतना सारी बातें नहीं। पढ़ाई के दौरान जो भी इस रिलेशन से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मन में आता है हम आपसे शेयर कर देते हैं, ताकि पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई से जुड़े हुए ही, अलग से कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको अरेंज कर लें। अब आर टी का साला होगा। अब देखिए स्टेटमेंट से हम साला तक तो प्रूफ कर दिए ना, तो किसको साला बनाना है, आर को। तो आर लिख दीजिए यहाँ, किसका साला, तो टी का साला। तो देखिए टी से हमें आर तक आना है। इस तरह से हमने अभी जस्ट कहा आपसे, अनकन्फर्म से कन्फर्म की ओर प्लेस कीजिए तो सहूलियत होगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सहूलियत की हम बात कर रहे हैं। तो सहूलियत के लिए जो अनकन्फर्म टर्म है या जो बेस नहीं है, लास्ट वाला टर्म है, जैसे देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी, ए को आपने बेस बनाया, बी को आपने बेस नहीं बनाया, तो ए बी की माँ है। तो उसी तरह से बी माँ कहने वाले पुत्र भी हो सकते हैं, पुत्री भी हो सकती है, लेकिन खैर ठीक है, साला कहने वाले उसके जीजाजी होंगे, ये फैक्ट है। तो टी से हमें आना है आर तक। इन लफ्जों से पुत्र लिख देना है, माँ लिख देना है, फिर माँ लिख देना है और फिर पुत्र लिख देना है। ठीक है, तो अब पुत्र और माँ तो लिखेंगे नहीं, ये तो समझाने के लिए हमने कह दिया। इनके साइन को, पुत्र के लिए कौन सा सिंबल लिया आपने, गुना लिए। चलिए गुना कर दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर नाम कोई भी दे सकते हैं, हमने जस्ट फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया कि ऐसा नहीं है, जो नाम दो रखे हैं क्वेश्चन में उसे आप केवल रखिए, बाकी बीच में आगे पीछे जो मन लगाना नाम लगा दीजिए। उन दोनों जिसमें दिए हुए हैं आर और टी, उसके अलावे। तो चलते हैं, टी यहाँ लिए, मनुआ यहाँ पर एस लिख दिए, फिर माँ के लिए सिंबल क्या है, प्लस, प्लस लिख दीजिए। चलिए मान लीजिए के हो गया, फिर माँ के लिए फिर प्लस लिख देना है। चलिए मान लीजिए पी हो गया, सॉरी माँ, टी की माँ, टी का पुत्र एस, तो एस के लिए के, उसके हो गए पत्नी, उसके लिए फिर माँ, जैसे मानिए हमने पी लिखा, उसकी माँ हो गई सास। ठीक है, और सास का पुत्र, पुत्र के लिए फिर क्या सिंबल देना है, गुना देना है। क्लियर हो गया। ये इंडिकेट ऐसे कर सकते हैं, मेनली आपका आंसर लिखना है प्लस गुना वगैरह में जो भी दिए हुए हैं उस तरह से, यानी आप फाइनली आंसर क्या देंगे, आंसर हो जाएगा आर गुने पी प्लस के प्लस एस गुने टी। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर सेलेक्ट कर लेंगे, यानी माध्यम जो दिए गए हैं स्टेटमेंट में उसके अलावा अपने मन से कुछ नहीं लेना है। क्लियर, सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट्स। देखिए थर्ड पॉइंट्स इसी एग्जाम्पल से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे आपने इसमें आर टी का साला होगा पूछा, यदि ये पूछ दिया जाता कि आर टी का जीजा जी है और दी गई स्टेटमेंट से जीजा जी तक नहीं जा पा रहे हैं, तो जीजा कहने वाले कौन है, वहां तक आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में रहता कि आर टी का जीजा जी होगा, तो आर यहाँ पे साला बना या टी जीजा बना, तो टी को आप यहाँ पे कर देते और आर को आप यहाँ पे कर देंगे। तो ऑलरेडी नाम जहाँ जिसका जिस रिलेशन से बिलोंग करना है उस तरह से प्लेसमेंट करना है। यानी थर्ड पॉइंट प्लीज मेंशन, प्लीज यदि आप लिख रहे हो तो इसको लिख लीजिए कि दिए गए स्टेटमेंट से यदि पूछे गए रिलेशंस को डिफाइन नहीं कर सकें, फिर से सुनिए, दिए गए स्टेटमेंट से यदि पूछे गए संबंध को अरेंज नहीं कर सके, डिफाइन नहीं कर सके, तो वैसी स्थिति में उन दोनों संबंधों में जो को रिलेशन बनेगा यानी सह संबंध होगा, उसके आधार पे आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे
इस एग्जाम्पल में हमने आपसे चर्चा की, यदि साला के जगह पे जीजा पूछा जाता तो फिर भी इसी तरह अरेंज होता, लेकिन जीजा कौन है, साला कौन है, उसके नाम को सही जगह प्लेस करना है। जैसे मान लीजिए इस एग्जाम्पल के अलावा कोई और भी लफ्ज़ यदि बोल लें, सपोज कीजिए कि आप फुफेरा भाई हैं, तब फुफेरा भाई किसके होते हैं, या तो ममेरा भाई के या ममेरी बहन के, यानी को संबंध पे ध्यान देना है। जीजा सॉरी में भाभी किसके होते हैं, तो देवर के या ननद के। तो यदि मान लीजिए भाभी पूछा जा रहा है और भाभी तक आप नहीं प्लेस कर पा रहे हैं, तो भाभी कहने वाले तक प्लेस कर लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। यानी टर्म को सही जगह रखना है, कौन भाभी है, कौन उसके ननद है या कौन उसके देवर है, इस पे डिपेंड करता है। यानी थर्ड पॉइंट्स के लिए कोई अलग से नहीं कुछ सोचना है, एग्जाम्पल इसी को भी मान सकते हैं, बस आस्किंग टर्म पे ध्यान देना है। यानी जो रिलेशन पूछे जा रहे हैं और उसको आप दिए गए स्टेटमेंट से अरेंज नहीं कर पा रहे हों, तो काइंडली आप क्या कीजिए, उसके सह संबंध पे ध्यान दीजिए। जैसे मामा कहने वाले या तो भगना होगा या भगनी होगी, भांजा या भांजी होगी। दादा कहने वाले या तो पोता होंगे या पोती होंगी। तो इस तरह से आप टर्म को फॉलो करते हुए, स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए अरेंज कर सकते हैं। बस ये ध्यान देना है आपको, नाम का प्लेसमेंट सही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि ए को पिता होना है और बी को पुत्र होना है, तो जहाँ पे पिता को डिफाइन कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, वो अरेंज नहीं हो रहा, जा रहा पुत्र की ओर, तो पुत्र मान लीजिए बी को, और ए को पिता बनाने के लिए हमने फर्स्ट पॉइंट को बात किया था, तो वो भी किसी का पुत्र बन जाएंगे तो पिता बन जाएंगे। तो ये प्लेसमेंट पे ध्यान देना है आपको, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसके माध्यम पे ध्यान देना है। चलिए आज हम इस पॉइंट्स के तहत मेनली 3 पॉइंट्स हुआ, 2 का तो हम दिए और इसी पे हमने थर्ड पॉइंट्स का डिस्कस कर लिए। तो इन्हीं 3 पॉइंट्स को आधार मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप ये ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है उसके जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है, इस पर कॉन्शियस रहिएगा। ऐसा नहीं कि निकालना हो फीमेल के रूप में और आप मेल की तरफ निकाल दिए और वो कह दिए कि नहीं ये तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ऐसा ही दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता, उसको कंफर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में कई सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। इस चैप्टर के तहत हमने क्वेश्चंस तो 1-2 लिए, जैसे अभी तो क्वेश्चन ही ले लिए, एक तरह से बताते भी गए और क्वेश्चन भी लेते गए। फिर मिला जुला के कई सारे क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं, तो उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। और आपसे मैंने कहा अभी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि लाइव क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम कंफर्म कर देंगे कब से करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, तो फिर वैसी स्थिति में आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहे, मेरे इस शहर के ही नहीं बल्कि देश भर के, विदेशों के भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो वहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे भी वहाँ रह रहे होंगे, तो उनकी पढ़ाई किससे जुड़े हुए जो भी हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के क्लासेज होंगे चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो वैसी स्थिति में जब मेरा कंफर्म डेट होगा फिर हम बात करेंगे इस पर, कब से आप सभी को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे। तत्काल फिर इसी शुभकामना के साथ, इसी आशा के साथ भी कि आप अपने साथियों में, अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें उन्हें, और वीडियो देखने के लिए, लाइव करने के लिए प्रेरित करें, यानी शेयर करें। और वीडियो पूरा देखिए तभी मज़ा, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो हो गया जैसे कि बस खोले, लाइक कह भी दिए, लाइक कर भी दिए, व्यूअर्स बन गए, खोले और फिर ऑफ कर दिए, तो वो सब नहीं है। चूँकि ये पूरी तरह से सही ईमानदारी से पढ़ाई वाला चैनल है, कोई मूवी नहीं है और न ही कोई जोक है इसमें। अब थोड़ा सा इंसान है तो हल्का फुल्का इंटरटेनमेंट तो होना चाहिए, लेकिन सब्जेक्ट मैटर पे ही इंटरटेनमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपसे फिर। थैंक यू।